चलिए बच्चों, इससे पहले हमने एकक कोष्टिका क्या होती है, क्रिस्टल जालक क्या होता है, जालक बिंदु क्या होता है, इसको हमने वर्णित किया है। अब हम आएंगे एकक कोष्टिका में अवयवी कणों का योगदान। अब एकक कोष्टिका में अवयवी कणों का योगदान कहने का मतलब, मान लेते हैं ये एक एकक कोष्टिका है। इस एकक कोष्टिका में आपका एकक कोष्टिका कैसे बनाता है पता है ना, मैंने कहा दो वर्ग या आयत बनाओ एक दूसरे को है इंटरसेक्ट करते हुए, तो ये बन जाएगा एकक कोष्टिका आपका है। ये आपने पहले वाले वीडियो में देख लिया कैसे बनाना है। तो एकक कोष्टिका में जैसे कहीं पे कोई अवयवी कण आपका कोने पर मौजूद है, भिन्न भिन्न स्थान पे अवयवी कण हो सकता है, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था आपको ना। तो देखिए, मान लिया किसी एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहाँ पे मौजूद है, कोने में है, या मान लेते हैं कहीं पे अंतः केंद्र पे है, या मान लेते हैं कभी क्या है अवयवी कण आपका फलक केंद्र में है, या मान लेते हैं कि अवयवी कण आपका किसी सिरा के केंद्र पे है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे भिन्न भिन्न स्थान जो हो सकते हैं, संभावना है कि एकक कोष्टिका में कण कहाँ कहाँ पे मौजूद हो सकता है। कोने पे भी हो सकता है, फलक केंद्र पे भी हो सकता है, अंतः केंद्र पे भी हो सकता है, सिरा के केंद्र पर भी हो सकता है। ठीक है, ये अलग अलग आपकी परिस्थितियां हैं। ठीक है, तो इन परिस्थितियों में ऐसा थोड़ा ना कि कोई अवयवी कण कोने पे मौजूद है तो वो इसी का नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमने कहा एकक कोष्टिका अकेले नहीं रहेगी ना। एकक कोष्टिका क्या है, किसी आपका क्या है क्रिस्टल जालक के अंदर होती है। जैसे हमने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, 8 एकक कोष्टिकाएं जुड़ करके एक क्रिस्टल जालक बनाए थे। ठीक है, तो कभी भी एकक कोष्टिका क्या होगा, क्रिस्टल के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, या क्रिस्टल जालक के अंदर होगा। तो इस एकक कोष्टिका के ऊपर भी कोई एकक कोष्टिका होगी, इसके बाएं भी होगी, आगे भी होगा, पीछे भी होगा, चारों ओर से ये क्या होगा, एकक कोष्टिकाओं से घिरा हुआ होगा। ठीक है, तो इसके किसी कोने पर, चलो हम योगदान की बात करते हैं। तो यहां पे हम एकक कोष्टिका में अवयवी कण की स्थिति, ठीक है, अवयवी कण की स्थिति मतलब वो कहां पे मौजूद है एकक कोष्टिका में। ठीक है, और उसका एकक कोष्टिका को योगदान। ठीक, सुनना है, ये भी है पहला, कोने पर मौजूद है। एकक कोष्टिका में अवयवी कण की स्थिति क्या है, कोने पर है अवयवी कण। तो इस एकक कोष्टिका को, एक एकक कोष्टिका को उसका कितना योगदान होगा उसको वर्णित करना है। तो आप बिल्कुल जैसे मैं बोलूं वैसे समझना है। मान लेते हैं हम एक कमरे के अंदर मौजूद है, कमरे का एक कोई कोना है, तो वो कोना कितने कमरों से घिरा होगा, कि ये कितने कमरों के लिए कॉमन होगा, 8 ना। जैसे ये देखो ऐसा बना, देखो ना, ये हम इस कमरे के अंदर मौजूद है। ठीक हो गया, तो इसका ये कोना है, तो इस तल में एक कमरा ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो ये इस कोने पर यदि कोई अवयवी कण मौजूद है तो ये कितनों को सहभाजित है, ये कितनों को अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 4 को दे रहा है ना इस तल में। इसके ऊपर में एक 4 कमरे और बनेंगे, तो ऊपर वाले चारों के लिए भी तो ये कॉमन होगा, तो 8 के लिए कॉमन होता गया है। ठीक है ना, ऐसे समझो या ऐसे समझो। देखो ये है इसका कोना है, ठीक है, तो इसका ये वाले कोने को हम बात कर लेते हैं। चलिए इस कोने की बात करें, तो यहां पर आपका क्या होगा, एक कमरा इस साइड से होगा, या ऐसी ये एक एकक कोष्टिका है, तो एक एकक कोष्टिका इस साइड से होगी तो उसका भी कोना होगा, एक इसके सामने होगा तो उसका भी कोना ये होगा, एक इसके इस साइड होगा। तो ये 4 एक तल में जो मैंने ऐसे दिखाया ना, तो ये कोना क्या है, चारों के लिए कॉमन है, नहीं है, बीच में है। अब इसके ऊपर में जो रखूंगा तो उसका भी तो निचला कोना यही होगा, इसके ऊपर में जो रखूंगा तो उसका निचला कोना भी यही होगा। ऐसे इसके ऊपर वाला जो होगा उसका भी निचला कोना होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4, इन चारों के ऊपर में 4 जो रखेंगे उनका भी निचला कोना यही होगा। तो 8 कोनों से क्या है, ये करोगे 8 एकक कोष्टिकाओं के एक कोना कॉमन होता है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया ना, कोई भी जरूरी नहीं कि यही हर कोना होगा। जैसे इस कोने की बात करेंगे तो एक इसके बगल में होगा, इस साइड यहाँ पे, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, तो 4 एक तल में हो गए, 4 इनके ऊपर में होंगे, तो उनका 8 के 8 का क्या है, कॉमन कॉर्नर होगा।
ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, एक कोने पर यदि अवयवी कण मौजूद है, इस कोने पर, ये कहीं पर भी एक कोने पर होगा, तो उसका क्या है, योगदान कितनों को जा रहा है, 8 को जा रहा है। तो एक एकक कोशिका को उसका योगदान कितना जाएगा, 1/8। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में बैठाइएगा। एकक कोशिका के कोने पर यदि कोई कण मौजूद है तो उस कण का एक एकक कोशिका को कितना योगदान जाता है कहते हैं, तो आप कितना कहेंगे, 1/8। पूरा का पूरा इसी का नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा ना, एकक कोशिका का जो कोना होता है वो 8 एकक कोशिकाओं का एक कॉमन कोना होगा। ऐसे आप कमरे से भी समझ सकते हैं, एक कमरे में आप हैं, उसके आगे भी कमरा है, उसके पीछे भी है, आगे वाले के पीछे साइड बगल में भी होगा, तो चारों का कॉमन होगा कॉर्नर। तो 4 इनके ऊपर में होंगे तो उनका भी निचला कोना यही होगा, ठीक है। तो 8 के लिए एक कॉमन कॉर्नर होगा, तो आपका किसी एक के कितना योगदान जाएगा उसका, 1/8, क्योंकि उस कोने पर जो कण मौजूद है वो 8 एकक कोशिकाओं के लिए कॉमन है, तो उसका योगदान सभी को बराबर बराबर जाएगा। तो एक को कितना जाएगा, 1/8। ठीक हो गया। दूसरा, अंतः केंद्र पर, ठीक है ना। मान लेते हैं एकक कोशिका के अंदर, ये एकक कोशिका है, इसके अंदर कहीं बीच में आपका कोई अवयवी कण मौजूद है, अंदर है, कॉर्नर ऑर्नर पे कहीं नहीं, अंदर है। अंतः केंद्र का मतलब क्या होता है, ये कंडीशन हुई, अंदर है, ठीक है ना। तो अंतः केंद्र पर कोई कण होगा तो किसी बगल वाले एकक कोशिका को उसका योगदान जाएगा क्या, नहीं जाएगा, वो तो अंदर है ना इसके पूरा। जैसे कोने पे होता है तो बगल वाला एकक कोशिका भी इससे चिपका हुआ है, तो आधा थोड़ा कंट्रीब्यूशन उसको जाता, थोड़ा इसको जाता ना। तो वो क्या है, जो अंतः केंद्र पे कण होगा वो पूरा का पूरा इसी का होगा, इसके अंदर है वो, तो पूरा का पूरा योगदान कितना होगा, इसी का होगा, ठीक है। तो किसी एकक कोशिका में अंतः केंद्र पर कोई कण मौजूद है तो उसका योगदान पूरा का पूरा 1 होगा एकक कोशिका को, ठीक है। तीसरा, यदि हम बात करते हैं कहाँ की, फलक केंद्र पर, ठीक है ना। फलक केंद्र क्या हुआ, ये हुआ फलक है, ये एक फलक होती है ना, एक आगे की फलक, ये पीछे, बाएं दाएं ऊपर और ये नीचे, 6 फलकें होती हैं, आगे पीछे बाएं दाएं ऊपर नीचे। मान लिया इस फलक के केंद्र पे यहाँ पे कोई कण मौजूद होगा तो कितनों को योगदान जाएगा भैया। मान लेते मैं यहाँ पे छेद करके, ठीक है, इस चौक को फिट कर दूंगा, तो चौक का आधा हिस्सा इसको जाएगा, आधा तो इस साइड से एकक कोशिका इसके साथ जुड़ी होगी। मैंने कहा एकक कोशिका अकेले कभी नहीं रहती है, क्रिस्टल के अंदर मौजूद होगी, तो इसके आगे भी तो एकक कोशिका होगी ना। तो इस फलक के केंद्र पे यदि कोई कण मौजूद होगा तो आधा इसको जाएगा, आधा जो इस साइड से इसके साथ जुड़ा होगा उसको जाएगा, 2 को ही जाएगा बस। यहाँ पे कोई मौजूद होगा उसको थोड़ा जाएगा, इस फलक के केंद्र पे होगा तो इसका और इसका होगा, तो ऐसे इस फलक के केंद्र पे होगा तो इसका और एक इस साइड जो होगा एकक कोशिका जुड़ी हुई, आधा आधा दोनों को जाएगा, ठीक है। तो एक को कितना जाएगा, 1/2 योगदान जाएगा भैया आपको, ठीक है, क्योंकि एक फलक केंद्र 2 एकक कोशिकाओं के लिए कॉमन होती है, तो एक को कितना योगदान, आधा, दूसरा आधा उसको जाएगा, ठीक है। चौथा, सिरा केंद्र पर, ठीक है, सिरा केंद्र पर, सिरा क्या होती है, ये सिरा है, इसको सिरा कहते हैं, 1 2 3 4, मैंने कहा 4 खड़ी सिराएं होती है, कहा था। वीडियो, पहले वीडियोस को देखना आप लोग अच्छे से, ठीक है ना। हर वीडियो को आप तभी समझ पाएंगे जो उससे पहले वीडियो जो हम बताते जा रहे हैं उनको आप ध्यान से समझेंगे। 1 2 3 4 ये हो गए, 4 ऊपर के हो गए, 4 नीचे के हो गए, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें भी, इन पर बड़े बड़े न्यूमेरिकल बनेंगे आगे जाकर के, है जो आपके बोर्ड एग्जामों से संबंधित होते हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करना और ध्यान से समझना इसको, ठीक है। तो आपका क्या है, कोई भी सिरा पकड़ लो, चलो ये सिरा आपने पकड़ लिया, तो इस सिरा के केंद्र पर, यहाँ पे केंद्र पर आपका कोई कण मौजूद होगा, तो ये सिरा कितनों के लिए कॉमन है पहले ये देखेंगे। एक एकक कोशिका इसके इस साइड रखूंगा तो ये सिरा उसके लिए भी तो कॉमन हो जाएगा, एक इस साइड रखूंगा, एक इस साइड रखूंगा, एक तल में जो 4 हैं उनके लिए बीच की क्या है, ये जो सिरा, एक सिरा होगी क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, एक ये, एक इसके यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो चारों के लिए आपका एक कॉमन सिरा होगी, नहीं होगी। ये ऐसे करोगे, कॉमन क्या है, कमरे का आपका एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर है ना, ये एक सिरा होगी, ठीक हो गया। एक सिरा जो होगी, एक कॉर्नर, वो क्या होगा, उसके आगे भी कमरा होगा, उसके पीछे भी होगा, आगे वाले के पीछे भी होगा, तो चारों के लिए कॉमन होगा, नहीं होगा। जैसा आपने एक मकान बनाते तो पिलर खड़ा करते हैं ना, एक पिलर से कितने कमरे बन सकते हैं, 4 कमरे बन सकते हैं, ठीक है। एक ये बन गया जहां पे हम मौजूद हैं, एक इसके पीछे वाला होगा उसके लिए तो वो कॉमन पिलर होगा, एक इसके आगे वाला कमरा होगा उसका भी कॉमन पिलर होगा, ये जो इसके पीछे करता है उसके नीचे साइड भी होगा, जैसे इसके नीचे साइड, इसके पीछे साइड के, सॉरी इसके जो बगल में होगा उसके नीचे साइड भी तो होगा ना, तो इन चारों के लिए बीच का खंभा एक कॉमन होगा, नहीं होगा, तो वही हुआ ये है ना।
जैसे ये सिरा है तो एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, चार एक तल में जो होंगे उनके लिए कॉमन होता है। तो सिरा कितनों से सहभाजित होता है? चार से। कोई भी सिरा जो होगी वो चार एकक कोष्टिकाओं से सहभाजित। जैसे ये वाली सिरा भी होगी तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इन चार के लिए ये कॉमन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चार के लिए कॉमन है, तो सिरा के केंद्र में यदि कोई कण मौजूद होगा तो वो इसी का तो नहीं होगा ना, पूरा उन चारों का होगा। तो एक को कितना योगदान जाएगा? 1/4। ठीक हो गया? तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये बड़े काम की चीजें, इनको ध्यान रखिएगा। कोने पर जो कण मौजूद होगा एकक कोष्टिका में, तो उसका एकक कोष्टिका को योगदान कितना जाएगा? एक एकक कोष्टिका को योगदान कितना जाएगा? 1/8। क्यों? क्योंकि एकक कोष्टिका अकेले नहीं होती है, क्रिस्टल के अंदर होती है, जहां उसके आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं चारों ओर क्या है? अन्य एकक कोष्टिकाएं भी हैं। ठीक है, तो आपका किसी भी एकक कोष्टिका का एक कोना 8 एकक कोष्टिकाओं के लिए क्या होता है? आपका सहभाजित होता है। मतलब एक एकक कोष्टिका का कोना होगा तो 7 और होंगे जो इसको टच कर रहे होंगे, इस कोने को। ठीक हो गया? एक तल में मैंने कहा कि चार उनके ऊपर में जो होंगे, जैसे हमने ये कह दिया था ना आपको, ऐसे बहुत इजीली समझ में आता है। इस कमरे में आप मौजूद हैं तो ये कोना इन 3 कमरों का भी तो कॉमन है, ऐसे समझो। इस कमरे का क्या है? ये 4 होगा ना, तो ये कोना जो होगा आपका 1 2 3 4 कमरों के लिए हो गया। 4 इनके ऊपर में रखेंगे तो उनके लिए भी तो ये कॉमन होगा। तो ये देख लो, इस क्या है, इसको आप एकक कोष्टिका कह रहे हैं। तो एक एकक कोष्टिका का जो कोने पे जो कण मौजूद था वो कितनों के लिए कॉमन हो गया? ये डब्बे जितने दिख रहे हैं एकक कोष्टिका मान लो, 1 2 3 4 इनके ऊपर में रखेंगे तो वो भी इसको टच कर रहे होंगे, तो आपका क्या होगा? 8 के लिए कॉमन है। तो ये कण का योगदान केवल इसके लिए नहीं होगा। ठीक है ना? 1 2 3, ये 3 ऊपर में और है, 4 ऊपर में और होंगे, 4 और 3 7, एक खुद हो गया 8 के लिए कॉमन है, इससे एक को योगदान 1/8। अंतः केंद्र पे कोई कण मौजूद है एकक कोष्टिका के अंदर, तो बगल वालों को उसका योगदान जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि उसके अंदर है, पूरा का पूरा उसी का है, इसलिए योगदान 1। ठीक है, फलक केंद्र पर जो कण मौजूद होगा या अवयवी कण मौजूद होगा उसका योगदान एक एकक कोष्टिका को कितना? 1/2। कोई पूछता है कि फलक केंद्र वाले का योगदान 1/2 क्यों? तो आप बताएंगे जो फलक केंद्र होता है, फलक होती है, वो 2 एकक कोष्टिकाओं के लिए कॉमन फलक होती है। तो एक एकक कोष्टिका के फलक के केंद्र पे कण है तो इसका भी होगा आधा, जो इसके आगे होगा उसका होगा। ऐसे ये वाला फलक है तो यहाँ पे केंद्र पे कण रखा है तो आधा इसका होगा, आधा इस साइड से जो इसके साथ एकक कोशिका जुड़ी होगी, आधा उसको जाएगा, आधा इसको जाएगा, दोनों को योगदान जाएगा। ठीक है, इससे एक को योगदान कितना? 1/2। और सिरा केंद्र, सिरा कितनों के लिए सहभाजित होती है? सिरा में निकल एक कमरे का एक कोना पकड़ लो और ये देख लो कि वो कॉर्नर इस कमरे के अलावा और कौन कौन से कमरों के लिए कॉमन हो सकता है। उस कॉर्नर पे देखेंगे तो आपको क्या है? एक ये कमरा, एक इसके बगल वाला, एक इसके आगे वाला, एक बगल वाले के भी आगे वाला, चारों के लिए कॉमन हो गया। तो उसके केंद्र पर कोई कण मौजूद होगा तो वो चारों कमरों को जाएगा, तो एक को योगदान कितना जाएगा? 1/4। इतनी बात समझ आ जाएगी। तो ये हो गया आपका एकक कोष्टिका में भिन्न भिन्न क्या है स्थानों पर उपस्थित। आप इस पर मैं अभी न्यूमेरिकल दूंगा अगले दिन। ठीक है, फिलहाल आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझ रहे हैं। एकक कोष्टिका में अवयवी कणों का योगदान, अलग अलग स्थानों पर जो अवयवी कण मौजूद है एकक कोष्टिका के अंदर, उनसे आपका एक एकक कोष्टिका में कितना कितना योगदान हो सकता है, इसका हमने यहाँ पे सामान्य आपको वर्णन किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो हमारा इसी में टॉपिक आएगा न्यूमेरिकल का। मैं एक दिन पूरा एक वीडियो अलग से न्यूमेरिकल का बनाऊंगा। ठीक है ना, पहले आप इनको समझें, थ्योरेटिकल टॉपिक समझें, फिर न्यूमेरिकल पर्पस के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला हमारा टॉपिक है सप्त क्रिस्टल तंत्र। ठीक है ना, 7 क्रिस्टल सिस्टम जिसको हम कहते हैं, सप्त क्रिस्टल तंत्र भी है। ठीक है ना, तो देखिए किसी भी क्रिस्टल का निर्माण किनसे हो रहा है? क्रिस्टल किनसे बनता है? काम ने क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक एक लघुत्तम क्रिस्टल होता है, कहा था ना हमने। क्रिस्टल जालक मतलब लघुत्तम क्रिस्टल जिसको हम कहते हैं, उसको क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो उसका निर्माण किससे हुआ था? एकक कोष्टिकाओं से हुआ था। ठीक हो गया, एकक कोशिका ऐसे तो बनाते, एक आयत बना लो या वर्ग बना लो, उसी आकार का दूसरा वर्ग बना लो। जितना ये बाएं था उतना यहाँ छोड़ो, जितना ऊपर था उतना नीचे तक जाओ। अब इसको आप आगे मिलाओ, ये बना, ये यहां से यहां मिला दिया, ये यहां से यहां मिला दिया, ये मिला दिया और ये मिला दिया। ठीक हो गया, ये बन गया आपका एकक कोष्टिका।
ऐसी बहुत सारी एकक कोशिकाएं जुड़ती हैं तब जाकर के क्रिस्टल जालक बनता है या क्रिस्टल बनता है। तो क्रिस्टल जालक क्रिस्टल ही हुआ, ठीक है। अब इस एकक कोशिका में जिनके आपस में जुड़ने से क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है, उन एकक कोशिकाओं में एक्स एक्सिस में लंबाई को हम क्या लिखते हैं, अक्षीय दूरी ए कहते हैं। इस एक्सेस में दूरी कितनी होगी, ए एकक कोशिका की है लंबाई मतलब। और वाई एक्सेस में, इसको वाई एक्सेस मान लेते हैं, तो वाई एक्सेस में अक्षीय दूरी कितनी होगी, बी, ठीक है। और ये होगी जेड एक्सेस हमारी ना, तो जेड एक्सेस में अक्षीय दूरी कितनी होगी आपकी, सी, ठीक हो गया, ये होगी। तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस में अक्षीय दूरी को कहां कहां, एक्स वाई और जेड एक्सेस में अक्षीय दूरी कितनी, ए बी सी, क्या कहते हैं इनको, अक्षीय दूरियां। एकक कोशिका में एक्स एक्सेस में लंबाई ऐसे, ये एकक कोशिका का ही बिल्कुल स्वरूप है। ये बिंदु पकड़ो, एक्स एक्सेस में ए, ये दूरी, ठीक है, वाई एक्सेस में बी, और ये होगी जेड एक्सेस में, पीछे को जाओ, सी, ठीक है ना। देन अब यहां पे होता है अक्षीय कोण होते हैं, ठीक है ना। एक्स वाई जेड एक्सेस में अक्षीय दूरियां ए बी सी है, अक्षीय कोण होते भैया अल्फा बीटा एंड गामा। अक्षीय कोण अल्फा क्या हुआ, देखिए इसको ऐसे समझो तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, एक्स वाई और जेड, एक्स एक्सेस में अक्षीय दूरी कितना था, ए, तो अल्फा ए से संबंधित है, अल्फा ए से संबंधित है, ए एक्स एक्सेस से संबंधित है, ठीक है। तो एक्स एक्सेस को छोड़ दो भैया, बचे दो एक्सेस के बीच का कोण अल्फा कहलाएगा, ठीक है ना। बीटा बी से संबंधित है, ठीक है ना, और बी क्या है, वाई एक्सेस की दूरी है, तो वाई एक्सेस को छोड़ दो, वाई एक्सेस ये था, तो एक्स और जेड एक्सेस के बीच का कोण क्या हो जाएगा आपका, बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये गामा सी से सी जेड से संबंधित, जेड एक्सेस छोड़ दो, इन दोनों के बीच का कोण क्या हो गया आपका, गामा हो गया, ठीक है। ये कोण को बिल्कुल सही से याद करना है। तो ये अक्षीय दूरियां, ये क्या कहलाता है, अक्षीय कोण कहलाता है आपका, ठीक है। तो ये कहता है कि जिन एकक कोशिकाओं के आपस में जुड़ने से क्रिस्टल बन रहा है या क्रिस्टल जालक बन रहा है, ठीक है, उन एकक कोशिकाओं में अक्षीय दूरियां कैसी हैं और अक्षीय कोण कैसे हैं, उसके आधार पे क्रिस्टलों को कितने प्रकार में विभाजित किया गया, 7 प्रकारों में, ठीक है। टोटल हमारे जितने भी क्रिस्टल होते हैं भैया, जितने भी हमारे क्या अभी तक ज्ञात क्रिस्टल हैं, टोटल हम कितने प्रकार के होते हैं, कहते हैं 7 प्रकार के होते हैं, कहते हैं, ठीक है। किसके आधार पे, क्रिस्टलों का निर्माण या क्रिस्टल जालक का निर्माण करने वाले एकक कोशिकाओं में अक्षीय दूरियां ए बी सी और अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा। ये अल्फा बीटा गामा ए बी सी कैसे दिखता है ये बता दिया मैंने। एक्स एक्सिस के तो क्या है, एक्स एक्सिस में एकक कोशिका की लंबाई ए, वाई एक्सिस में बी, जेड एक्सिस में सी, ठीक है। और आपका क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या हुआ, अल्फा ए से संबंधित, ए एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को छोड़ो, उसके अलावा जो बचे दो एक्सेस है उनके बीच का कोण अल्फा। ऐसे बीटा बी से बी वाई से रिलेटेड है, तो वाई को छोड़ दो, तो वाई एक्सिस के अलावा एक्स और जेड के बीच का कोण बीटा रहेगा आपका, ठीक है। ऐसी गामा हो गया। तो किसी क्रिस्टल का निर्माण करने वाले एकक कोशिकाओं में अक्षीय दूरियां ए बी सी और अक्षीय कोण क्या है, अल्फा बीटा गामा के आधार पर क्रिस्टल कितने प्रकार के बनाए गए, 7 प्रकार के बनाए गए भी आपका, उन्हीं को सप्त क्रिस्टल तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो ये मैं इनके नाम लिख रहा हूं, देखिए क्रिस्टल प्रकार, ठीक है। और ए कॉमा बी कॉमा सी, ये क्या हो गया, अक्षीय दूरियां अल्फा बीटा गामा, अक्षीय कोण। फिर चाहो तो उदाहरण एग्जाम्पल जो भी कहते हैं, ठीक है ना। ये भी पहला होता है घनीय, दूसरा चतुष्कोणीय, ठीक है, तीसरा विषम लंबाक्ष, चौथा त्रियंताक्ष, पांचवा एकंताक्ष, छठा षटकोणीय,
सातवां होता है आपका त्रिसमन्ताक्ष। ठीक हो गया? ये हो गए 7 प्रकार के क्रिस्टलों के नाम। देखिए, याद करने के लिए भी हम आपको तरीका बताएंगे उसका, बिल्कुल सिंपल तरीका, जिससे कि आप बहुत आसानी से चीजों को समझेंगे। इसी क्रम में याद करेंगे तो ही आपको समझना आसान होगा। ठीक है? क्रम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है ना? ठीक है? ये कहता है पहला घनीय क्रिस्टल होगा तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब ये बिल्कुल लगभग लगभग घनीय है। देखो एक्स एक्सेस में इसकी लंबाई कितनी है, ये हो गया A, y एक्सेस में B, z एक्सेस में C। जब ये लंबाई एकक कोष्ठिका जो आपस में जुड़ करके क्रिस्टल बना रहा है, ऐसे बहुत सारे डब्बे जुड़ करके क्रिस्टल बनाएंगे तो घनीय क्रिस्टल कहलाएगा, क्योंकि इसमें A, B और C लगभग लगभग बराबर हैं। तो ऐसे एकक कोष्ठिकाएं जुड़ेंगी तो आपका क्या बनेगा, घनीय क्रिस्टल। लेकिन उसमें अभी अल्फा बीटा गामा भी डिसाइड करूंगा मैं। चतुष्कोणीय में क्या होगा, A इक्वल टू बी डज नॉट C, मतलब A और B तो एक्स एक्सेस और y एक्सेस की लंबाई है तो बराबर है, z एक्सेस की लंबाई एक समान नहीं है। तो ये हो गया। तीसरा है विषम लंबाक्ष, A डज नॉट B डज नॉट C। ठीक है? तो पहले धीरे धीरे आपकी क्या हो रही, समानता घट रही है। इसमें सब समान थे, इसमें एक भिन्न है, इसमें दोनों भिन्न हो गए। तो कौन से लेवल में हुआ, अधिकतम भिन्नता तीसरे में। तो अब 3 तक फिक्स कर दो। जिस लेवल में भिन्नता अधिकतम हुई, कौन सा, पहला दूसरा तीसरा था ना, तो वहां से 3 तक आप बनाए रखना उसको कांस्टेंट। हो गया इतना तक? फिर उसके बाद भिन्नता कम कर लेनी है, A इक्वल टू बी डज नॉट सी। अब पूर्ण समान। देखो पहले तीसरे तक भिन्नता बढ़ी, फिर 3 तक कांस्टेंट रही, फिर उसके बाद भिन्नता थोड़ी कम हुई, फिर पूर्ण कम हो गया। हो गया? ऐसे नहीं समझता तो ऐसे कर दो, पहला लास्ट एक समान। लेकिन यही क्रम में लिखा होगा, बुक में क्रम चेंज भी होते हैं, इसी क्रम में लिखा होगा तब ये वाला तरीका समझ में आएगा। ठीक है ना? पहला लास्ट समान, दूसरा सेकंड लास्ट समान, बीच के सभी एक समान, ये भी तरीका है। हो गया ना? अब कोण की बात करते हैं। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बराबर 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। पहले 3 में कोण बिल्कुल एक समान। चौथे में अल्फा डज नॉट बीटा डज नॉट गामा डज नॉट 90 डिग्री, सब कुछ भिन्न है? अगले वाले में अल्फा इक्वल टू गामा 90 डिग्री और बीटा डज नॉट 120 डिग्री। 120 नहीं होगा, उससे कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू बीटा 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री। यहां अल्फा बीटा गामा बट डज नॉट 90 डिग्री। ठीक हो गया? ये वेरी है। इसमें थोड़ा सा हल्का सा बीच में यहां पे याद करना पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं बन पाएगा। अल्फा बीटा गामा पहले 3 में 90, मतलब ये हुए ना, जैसे देखो इन दो भी क्या है, इन दो के बीच में कोण 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये 3 कोण बना ना, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस कोने पर ना। तो ये हुआ आपके अक्षीय कोण, ये अक्षीय कोण कहलाता है अल्फा बीटा गामा, ये अक्षीय दूरी होंगी। ठीक है ना? तो अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, तीसरे में 90। ठीक हो गया? अब उसके बाद ये 2-3 आप कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो इतना ध्यान रखिएगा। और एक तरीका और भी देखो, बिल्कुल मिडिल कौन है, त्रियंताक्ष है, उसमें सब कुछ भिन्न है। देखो A डज नॉट B डज नॉट C, अल्फा डज नॉट बीटा डज नॉट गामा डज नॉट, सॉरी 90। ठीक है? इसको हमने लगाना भूल गए होंगे। तो A B C सब भिन्न है, अल्फा बीटा गामा डज नॉट 90, सबके सब। ठीक है? कुछ भी समान नहीं है त्रियंताक्ष में, ध्यान रखिएगा आपका। ठीक है ना? तो ये हो गए भी आपके सप्त क्रिस्टल तंत्र के प्रकार। इसके एग्जाम्पल चाहिए तो आप, इसका एग्जाम्पल NaCl, KCl, दुनिया भर के एग्जाम्पल है। चतुष्कोणीय के एग्जाम्पल SnO2, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है ना? ये अगला आपका विषम लंबाक्ष है। विषम लंबाक्ष का यदि आप एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो विषम लंबाक्ष का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं BaSO4, बेरियम सल्फेट का एग्जाम्पल ले लें। ठीक है? त्रियंताक्ष का एग्जाम्पल K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट इसका एग्जाम्पल हो जाता है।
ठीक है ना। एकंताक्ष का आपको एग्जाम्पल चाहिए होता है तो ये इसका पूरा नाम एकंताक्ष सल्फर होता है, ठीक है ना। एकंताक्ष सल्फर नाम है उसका, ही सल्फर का नाम है, ये हो जाएगा। षटकोणीय का एग्जाम्पल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में सेकंड वीडियो में आपको डिफाइन किया था ग्रेफाइट कैसा होता है, षटकोणीय संरचना बनती है, कहा था हमने, उसमें दिखाया था। त्रिसमन्ताक्ष का एग्जाम्पल आपको चाहिए तो इसका एग्जाम्पल NaNO3 भी लिख सकते हो, या बर्फ, वो भी आपका इसका एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है। तो ये है सप्त क्रिस्टल तंत्र। क्या होता है, क्यों होता है, हमने कहा दिया किसी भी क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टल जालक का निर्माण किससे होता है, एकक कोशिकाओं के संयोग से होता है, ठीक है। जिन एकक कोशिकाओं के संयोग से क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उन एकक कोशिकाओं में अक्षीय दूरियां ABC और अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा के आधार पर क्रिस्टलों को कुल 7 प्रकार में विभाजित किया गया, उन्हीं को कहा जाता है सप्त क्रिस्टल तंत्र। ये थोड़ा रटना पड़ जाता है, लेकिन मैक्सिमम मैंने आपको तरीका बता दिया। ये सीक्वेंस याद कर लो तो धीरे धीरे समानता घट क्या है, भिन्नता बढ़ेगी तीसरे लेवल तक, तो वहां से 3 तक फिक्स करो, मतलब भिन्नता बनाए रखो, फिर समानता सॉरी भिन्नता क्या करना है, कम करना है। यहाँ पे एक कम हुआ, यहाँ दोनों कम हो गया, ठीक है। पहला लास्ट समान, दूसरा सेकंड लास्ट समान, बीच के सब कुछ समान। कोण में पहले 3 में आपका 90 है, चौथे में आपका सब कुछ भिन्न है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फिर लास्ट के 2-3 थोड़ा सा इतना याद कर लेना है। एग्जाम्पल एक आध जरूर आप सभी का याद करेंगे। पहले का एग्जाम्पल NaCl, दूसरा SnO2, तीसरे का एग्जाम्पल आपका BSO4, फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट, एकंताक्ष सल्फर, ग्रेफाइट, NaNO3 या बर्फ, जो भी इसका एग्जाम्पल देना चाहते हैं। तो ये हो गया सप्त क्रिस्टल तंत्र भी आपका, ठीक है। ठीक होगा ना इतना तक, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा याद करने वाला टॉपिक है, थोड़ा कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो आपका एक अच्छा वीडियो है इसके बाद वाला, उसको आप फिर इसके बाद लेके जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।